हेलो बच्चों। अभी तक हम लोग हमारा इतिहास और नागरिक जीवन भारत का इतिहास पढ़ रहे थे। आज हम लोग विश्व इतिहास के विषय में अध्ययन करेंगे और वो आपका है भारत और समकालीन विश्व पार्ट 1 कक्षा 9 फ्रांसीसी क्रांति। आइए हम देखते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई, कैसे हुई और क्यों हुई। इसके विषय में विस्तृत जानकारी करेंगे। 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। जो सम्राट था उसने सेना को नगर में घुसने का आदेश दे दिया था। अफवाह थी, ये भ्रम हो गया लोगों के अंदर कि वह सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है। लगभग 7,000 मर्द, 7,000 पुरुष तथा औरतें टाउन हॉल के सामने एकत्र हुए और उन्होंने एक जन सेवा का गठन करने का निर्णय किया। उन लोगों ने एक ऐसा जन सेना का गठन करने का निर्णय किया। हथियारों की खोज में वे बहुत से सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश कर गए, सरकारी भवनों में जबरदस्ती प्रवेश कर गए। अंततः सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा और वास्तिल किले की जेल को तोड़ डाला, जहां भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। वास्तिल जो जेल था उसको उन लोगों ने तोड़ दिया। हथियारों पर कब्जे की इस सशस्त्र लड़ाई में वास्तिल का कमांडर मारा गया और कैदी छुड़ा लिए गए। यद्यपि उनकी संख्या केवल 7 थी, जो कैदियों की संख्या थी केवल मात्र 7 थी। सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण वास्तिल किला लोगों की घृणा का केंद्र था। क्योंकि वो जो सम्राट था वो बहुत ही निरंकुश था और वो जो किला था उसकी शक्तियों का प्रतीक बन गया था। इसलिए लोगों की वो घृणा की, लोग उससे घृणा करने लगे थे। इसलिए किले को ढहा दिया गया, गिरा दिया गया और उसके अवशेष बाजार में उन लोगों को बेच दिए गए जो इस ध्वंस को बतौर स्मृति चिन्ह संजोना चाहते थे। जो लोग उसको याद के रूप में रखना चाहते थे, जो भी टूटा फूटा सामान था उसको याद के रूप में रखना चाहते थे, तो इसलिए उनको बेच दिया गया। इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में कई और संघर्ष हुए। अधिकांश जनता पावरोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रही थी। जो जनता वहां की थी, इतनी महंगी जो पावरोटी हो गई थी, वो उसका विरोध करने लगे। बाद में इस दौर का सिंहावलोकन करते हुए इसका अवलोकन करते हुए एक लंबे घटना की ऐसी शुरुआती कड़ियों के रूप में, चेन के रूप में देखा, जिनकी परिणत फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने में हुई। हालांकि उस समय अधिकांश लोगों को ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थी। ऐसा क्यों और कैसे हुआ? यहां आप देख रहे हैं कि बास्तिल का विध्वंस जिसको लोगों ने ढहा दिया है के बाद चित्रकारों ने इस घटना की बाद कई चित्र बनाए। ये पूरा चित्र जो है बास्तिल का ये किला दिखाई दे रहा है जिसमें आप देख रहे हैं, और यहाँ पूरे लोग जो है जनता, यहाँ जन से सेना जो तैयार की गई थी वो घेरे हुए है और कैसे उसको ढा रहे हैं, गिरा रहे हैं। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी जो समाज था वो कैसा था? सन 1774 ईस्वी में बुर्बो राजवंश का लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। उस समय उसकी उम्र केवल 20 साल थी और उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंतोइनेट से हुआ था। राज्यारोहण के समय उसने राजकोष खाली पाया। जब वो सिंहासन पर बैठता है तो देखता है कि पूरा राजकोष जो है वो खाली है। लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। क्योंकि फ्रांस में लंबे समय तक युद्ध चल रहा था, इसलिए जो संसाधन थे वो नष्ट हो चुके थे। वर्साय के विशाल महल और राजदरबार की शानो शौकत बनाए रखने की फिजूल खर्ची का बोझ अलग से था। जो राजदरबार था उसकी शानो शौकत बनाए रखने के लिए जो अन्य खर्च, फिजूल खर्ची जिसको किया जाता था, लुई
16वीं के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका की 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आजाद कराने में सहायता दी थी। जो अमेरिका की 13 उपनिवेश थे ब्रिटेन से आजाद कराने के लिए उन लोगों ने सहायता दी। इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे से भी अधिक का कर्ज और जुड़ गया, जबकि उस पर पहले से ही 2 अरब लिब्रे का बोझ चढ़ा हुआ था। लिब्रे जो फ्रांस की मुद्रा थी। सरकार से कर्जदाता अब 10% ब्याज की मांग करने लगे थे। जो कर्जदाता थे वो सरकार से 10% की ब्याज मांग करने लगे थे। उन लोगों ने कहा कि भाई 10% की ब्याज हम लेंगे। फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने पर मजबूर थी। अपने नियमित खर्चों जैसे सेना के रखरखाव, राज दरबार, सरकारी कार्यालयों या विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य हो गई, पर यह कदम भी नाकाफी था। सेना के रखरखाव, राज दरबार, सरकारी कार्यालयों या विश्वविद्यालय के खर्च को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार ने करों में वृद्धि करने के लिए बाध्य हो गई। अगर वह ऐसा ना करती तो वो जो सरकार के विश्वविद्यालयों या कार्यालयों का खर्च था वह न कर पाती। फिर भी इतना करने के बावजूद भी उसको यह सब कम पड़ा। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेटस में बटा हुआ था। 18वीं शताब्दी में जो फ्रांसीसी समाज था वो 3 स्टेटस में बटा था और केवल तीसरे स्टेट के लोग, जनसाधारण ही कर अदा करते थे। जो तीसरे पायदान पर थे, जो तीसरे समाज में जो तीसरे नंबर पे थे, वो ही केवल व्यक्ति कर अदा करते थे। वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था। प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग सामान्यतः सन 1789 से पहले के फ्रांसीसी समाज एवं संस्थाओं के लिए होता था। चित्र 2, यहां आप देख रहे हैं कि चित्र 2 स्टेटस का समाज, जैसे फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था को दर्शाता है। जो समाज था वो वर्ग व्यवस्था को दर्शाता था। पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे। जितनी आबादी थी फ्रांस की उसमें लगभग 90% लोग किसान थे, लेकिन जमीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम थे जिनके पास जमीन थी। लगभग 60% जमीन पर कुलीनों, चर्च और तीसरे स्टेटस के अमीरों का अधिकार था। प्रथम 2 स्टेटस कुलीन वर्ग एवं पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेषाधिकार जन्मना प्राप्त थे। कुछ लोगों को जन्म से ही विशेष अधिकार प्राप्त था। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था राज्य को दिया जाने वाले करों से छूट। उनको राज्य से जो कर लगाए जाते थे उसमें से उनको छूट दी जाती थी। कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामंती विशेषाधिकार भी हासिल थे। जो कुलीन वर्ग था उसको जो है कुछ अलग से भी विशेषाधिकार था। वह किसानों से सामंती कर वसूल करता था। जो किसान थे उनसे वह अलग से भी वसूल करता था। किसान अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर एवं खेती में काम करना, सैन्य सेवाएं देना अथवा सड़कों के निर्माण में सहयोग आदि करने के लिए बाध्य थे। जो बेचारे किसान थे उनको कर भी देना पड़ता था और अपने स्वामी की सेवा भी करना पड़ता था और स्वामी के खेतों में काम भी करना पड़ता था। इसके अलावा सड़कों के निर्माण में भी सहयोग करना पड़ता था। चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा, जो चर्च था वो किसानों से एक हिस्सा टाइद, धार्मिक कर, जो धार्मिक कर था के रूप में वसूलता था। ऊपर से तीसरे स्टेट के तमाम लोगों को सरकार को तो न कर चुकाना ही होता था। इन करों में टाइल, प्रत्यक्ष कर और अनेक अप्रत्यक्ष कर शामिल थे। अप्रत्यक्ष कर नमक और तंबाकू जैसी रोजाना उपभोग की, जो दैनिक जीवन में उपभोग की जाती थी वस्तुओं पर लगाया जाता था, जिनको आप प्रतिदिन उपयोग करते थे। इस प्रकार राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से जनता वहन करती थी। यहाँ आप देख रहे हैं जैसे इस
चित्र के माध्यम से भी दिखाया गया है कि प्रथम स्टेट्स जो है, जो अब मैंने आपको पहले ही बता दिया, प्रथम स्टेट जैसे पादरी वर्ग था, द्वितीय स्टेट जैसे कुलीन वर्ग, तृतीय स्टेट बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती, कर्मचारी, वकीलात, और फिर जो है किसान और कारीगर, और छोटे किसान, भूमिहीन, मजदूर, नौकर। ये आपके जो है फ्रांसीसी समाज में तीसरे स्टेट के लोग थे। लिब्रे, लिब्रे शब्द आया है, जो हमने बताया कि फ्रांस की मुद्रा, जिसे 1794 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया। स्टेट्स, क्रांति पूर्व फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी, जो श्रेणी थी, पादरी वर्ग, जैसे पादरी वर्ग जो था वो सबसे उच्च था। चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्तियों का समूह, जो चर्च के कार्य थे, धार्मिक कार्य, उनको पादरी के वर्ग में रखा गया। टाइद, चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला कर, यह कर कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था। जो कृषि का उपज होता था उसके 10वें हिस्से के बराबर होता था। टाइल, सीधे राज्य को अदा किया जाने वाला कर। टाइल एक ऐसा कर था जो सीधे राज्य को अदा किया जाता था। यहां आप देख रहे हैं इस चित्र के माध्यम से, इस चित्र में एक दिखाया गया है कि बेचारा गरीब अनाज, फल, पैसा, सलाद सब कुछ लाता है। मोटू जमींदार सब कुछ स्वीकार करने को तैयार बैठा है, पर वह उसको एक नजर देखता तक नहीं। यहाँ एक किसान आप देख रहे हैं, बेचारा किसान है, और यहाँ जो है एक कुलीन व्यक्ति जो फ्रांसीसी समाज का सम्राट दिखाई दे रहा है, या जिसको आप जो है जमींदार कहते हैं मान लीजिए। और यहाँ चित्र के माध्यम से चित्रकार ने यह कल्पना की है कि बताइए कि चित्रकार ने कुलीन व्यक्ति को मकड़े और किसान को मक्खी के रूप में क्यों चित्रित किया है। यहाँ देख रहे हैं कि आप कुलीन व्यक्ति मकड़ा और किसान मक्खी दिखाया गया है। शैतान को जितना दो उसका लालच उतना ही बढ़ता जाता है। यहाँ एक कहावत है कि शैतान को जितना भी दे दीजिए वह उससे उसका पेट नहीं भरता। तो यहाँ मकड़ा और मक्खी, एक ये जो चित्रकार हैं जिसको उत्तीर्ण किया गया है, इस चित्रकार का मतलब अनाम दिया गया है बिना नाम का। ये क्या कहना चाहते हैं, यहाँ ये कहने का मतलब है चित्रकार का जो चित्र के माध्यम से दर्शाना चाहते हैं कि एक मकड़ी जो बिना काम किए अपनी जाल बुनती है किसी भी मक्खी को फंसाने के लिए। यहाँ आप ये कह सकते हैं कि ये जो कुलीन व्यक्ति है वो किसान बेचारे को कैसे फंसाता है, और बड़े आराम से मक्खी बेचारी बहुत ही मेहनत करती है, दिन रात मेहनत करती है किसी भी कार्य करने के लिए। उसी प्रकार से जैसे किसान मेहनत करता है, लेकिन उसका सारा लाभ जो है इन कुलीनों को जाता है। यहाँ जीने का संघर्ष, फ्रांस की जनसंख्या सन 1715 ईस्वी में 2.3 करोड़ थी, जो सन 1789 ईस्वी में बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई। जनसंख्या बढ़ गई। परिणामतः अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफी तेजी से बढ़ी। निश्चित रूप से यदि जनसंख्या बढ़ेगी तो किसी भी चीज, चाहे कोई भी हो, चाहे अनाज हो, कपड़ा हो, कुछ भी हो, उसकी मांग तेजी से बढ़ेगी। अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य पाव रोटी की कीमत में तेजी से वृद्धि हुई। अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे और उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे, लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी। फलस्वरूप अमीर गरीब की खाई चौड़ी होती गई। अमीर अमीर होता गया, गरीब गरीब होता गया। दोनों में लंबी खाई होती गई। स्थितियां तब और बदतर हो जाती जब सूखे या ओले के प्रकोप से पैदावार गिर जाती है, और स्थिति बदतर हो जाती है जब बाढ़ आ जाता है, ओले पड़ जाते हैं और फसल सूख जाती है। इससे रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता था। ऐसे जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफी आम थे। ऐसी घटनाएं अनेकों बार होती थी। जैसे यहाँ आप देखते हैं कि ये जो शब्द है जीविका संकट,
जीविका संकट का अर्थ है ऐसी चरम स्थिति जब जीवित रहने के न्यूनतम साधन भी खतरे में पड़ने लगते हैं। और यहाँ एक ये चित्र के माध्यम से जीविका संकट कैसे उत्पन्न होता है इसको दर्शाया गया है। और ये जो चक्र है, ये चक्र आप देख रहे हैं, जैसे खराब फसल, जब फसल खराब होती है तो निश्चित रूप से देश में अन्न का अभाव हो जाता है, अन्नाभाव। और जब अन्न का अभाव हो जाता है तो निश्चित रूप से आप ये देखेंगे कि अन्न के अभाव के बाद राइजिंग ऑफ फूड प्राइसेस, जो खाद्य कीमत है वो बढ़ जाती है। जो खाद्य की कीमत है, पदार्थों की जो कीमतें हैं वो कीमतें बढ़ती जाती हैं, खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमत। और फिर आप ये देखते हैं कि जब खाद्य पदार्थों की कीमत ज्यादा बढ़ जाती है तो फूड राइट्स, खाद्य दंगे, मतलब खाने के लिए दंगे होते हैं, भोजन के लिए दंगे होते हैं, रोटी के लिए दंगे हो जाते हैं। और जब व्यक्ति जो है रोटी नहीं पाता है, खाना नहीं पाता है, तो उसकी शरीर कमजोर हो जाती है। और जब शरीर कमजोर हो जाती है तो इंक्रीज्ड नंबर ऑफ डेथ्स, तो लोगों की जो मृतकों की संख्या है उसमें वृद्धि हो जाती है। मतलब ज्यादातर लोग मर जाते हैं बेचारे। और फिर जब ज्यादा से ज्यादा लोग मर जाएंगे तो निश्चित रूप से वो महामारी का रूप ले लेता है। और ये जीविका का संकट ये इस चित्र के माध्यम से ये दिखाया गया है। अब यहां हम ये देखते हैं, जैसे उभरते मध्य वर्ग ने विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना की। जो मध्य वर्ग था वो विशेषाधिकारों के अंत, कैसे अंत किया जाए उसकी कल्पना करने लगे। पहले भी कर बढ़ने एवं अकाल के समय किसान और कामगार विद्रोह कर चुके थे। इसके पहले भी किसान जो है और कामगार विद्रोह कर चुके, परंतु उनके पास सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए साधन एवं कार्यक्रम नहीं थे। ऐसा नहीं था कि उसका विद्रोह नहीं हुआ था, लोग विरोध में खड़े नहीं हुए थे, लेकिन उनके पास आर्थिक मजबूरी थी, पैसे नहीं थे, बुनियादी सुविधाएं नहीं थी। ये जिम्मेदारी तीसरे स्टेट के उन समूहों ने उठाई जो समृद्ध और शिक्षित होकर नए विचारों के संपर्क में आ सके थे। फ्रांसीसी समाज का जो वर्ग था वो 3 भागों में जो विभक्त था। इस बार जिन लोगों ने विद्रोह किया वो इस तीसरे स्टेट के उन समूहों में ने उठाई जो समृद्ध और शिक्षित थे। 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्य वर्ग कहा गया। अभी तक तो 3 स्टेट से, लेकिन एक ऐसे स्टेट का उदय हुआ 18वीं शताब्दी में जो मध्य वर्ग कहा जाता था, जिसने फैलते समुद्र पारीय व्यापार और ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित की थी। समुद्रीय व्यापार, जो समुद्र से व्यापार होता था, ऊन से तथा रेशमी वस्त्रों से जो संपत्ति अर्जित की थी, ऊनी और रेशमी कपड़ों का या तो निर्यात किया जाता था या समाज के समृद्ध लोग उसे खरीद लेते थे। तीसरे स्टेट में इन सौदागरों एवं निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा व वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे। ये सभी पढ़े लिखे थे और इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्मना विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए। उन लोगों ने ये कहा कि समाज में जन्म से व्यक्ति वो करता है उसको वो अधिकार नहीं मिलना चाहिए। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता ही होनी चाहिए। स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की यह परिकल्पना जॉन लॉक और जॉक रूसो जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत की थी। अपने 2 ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट में लॉक ने राजा की दैवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया। उन्होंने कहा कि राजा निरंकुश नहीं होना चाहिए और वो दैव भगवान का रूप भी नहीं है। इन्होंने इस सिद्धांत का खंडन किया।
रूसों ने इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही। उन्होंने कहा कि जो सरकार है उसके अंदर 3 चीजें होनी चाहिए, विधायिका होनी चाहिए, कार्यपालिका होनी चाहिए, न्यायपालिका होना चाहिए। जब संयुक्त राज्य अमेरिका में 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को स्वयं सेल्फ आजाद घोषित कर दिया तो वहां इसी मॉडल की सरकार बनी। फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिकी संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत थी। दार्शनिकों के इन विचारों पर काफी हाउसों व सैलान की गोष्ठियों में गर्मा गर्म बहस हुआ करती और पुस्तकों एवं अखबारों के माध्यम से इनका व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। पुस्तकों एवं अखबारों को लोगों के बीच जोर शोर से पढ़ा जाता था ताकि अनपढ़ भी उन्हें समझ सकें। इसी समय लुई 16वें द्वारा राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की खबर से विशेषाधिकार वाली व्यवस्था के विरुद्ध गुस्सा भड़क उठा। दार्शनिकों के इन विचारों पर जहां जहां जैसे कॉफी हाउस हो, सैलान हो, गोष्ठियां हो, उसमें लोग आपस में चर्चा करते थे और गर्मा गर्म बहस होती थी। जैसे पुस्तकों और अखबारों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से इसका व्यापक प्रचार हुआ। और इसी समय एक और बात आई जिससे ये बात लोगों तक पहुंच सके, जो अनपढ़ व्यक्ति थे वो इस बात को समझ सके कि उसको जोर जोर से पढ़ा जाए, कि अनपढ़ व्यक्ति कम से कम सुन करके अपने अधिकार को जान सके। और यह संयोग था या दुर्भाग्य समझ लीजिए कि लुई 16वें का, कि ऐसे समय में ही राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए उसने नए कर की व्यवस्था करी और नया कर विशेषाधिकार वाली व्यवस्था के, और वो वहां के लोगों की, जनता का जो गुस्सा था वो पूरी तरह से भड़क उठा। अब यहां कुछ स्रोत हैं, जैसे प्राचीन राजतंत्र में हुए अनुभवों का वृत्तांत। जो प्राचीन राजतंत्र था उसमें कुछ अनुभवों का वृत्तांत कैसे है। आगे चलकर क्रांतिकारी राजनीति में सक्रिय होने वाले जॉर्ज डाल्टन ने अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद के समय को याद करते हुए सन 1793 ईस्वी में अपने एक मित्र को लिखा। एक पत्र के माध्यम से उसने लिखा, मैं प्लेसिस के आवासीय कॉलेज में था, वहां मुझे कई महत्वपूर्ण लोगों का सानिध्य मिला। सानिध्य मतलब एक साथ रहने को मिला। पढ़ाई पूरी होने के बाद बेकारी के दिनों में, बेकारी मतलब बेरोजगारी के दिनों में, मैं नौकरी की तलाश में जुट गया। पेरिस के न्यायालय में नौकरी मिलनी असंभव थी। जो पेरिस का न्यायालय था उसमें नौकरी मिलना असंभव थी। सेना में नौकरी का विकल्प भी मेरे लिए नहीं था, क्योंकि मैं न तो जन्मजात कुलीन था। इसका मतलब यह था कि मैं जन्मजात अमीर नहीं था और ना ही मेरा कोई संरक्षक था। चर्च भी मुझे आसरा नहीं दे सका। मैं कोई ओहदा भी खरीदने की स्थिति में नहीं था। ओहदा मतलब पद। मैं कोई पद ऐसा नहीं खरीद सकता था, क्योंकि मेरी जेब में 1 सू फ्रांसीसी रुपया, 1 पैसा तक नहीं था। पुराने दोस्तों ने भी मुंह मोड़ लिया था। व्यवस्था ने हमें पढ़ा लिखा तो दिया था, लेकिन हमारी प्रतिभा, हमारी योग्यता के इस्तेमाल के अवसर उपलब्ध नहीं कराए थे। आर्थर यंग नाम के एक अंग्रेज ने सन 1787 से 1789 के दौरान फ्रांस की यात्रा की और अपनी यात्रा का विस्तृत वृत्तांत लिखा। इस वृत्तांत में उसकी यह टिप्पणी दिलचस्प है, इसको आप सुनिए। सेवा टहल में लगे अपने गुलामों, खास तौर पर उनके साथ बुरा व्यवहार करने वालों को पता होना चाहिए कि इस तरह वह अपनी जिंदगी को ऐसी स्थिति में डाल रहा है जो उस स्थिति से बिल्कुल भिन्न होती, जिसमें उसने मुक्त लोगों की सेवाएं ली होती और उनसे बेहतर बर्ताव करता, जो अपने पीड़ितों की कराह सुनते हुए भोज उड़ाना पसंद करते हैं। उन्हें दंगे के दौरान अपनी बेटी के अपहरण या बेटे का गला रेत दिए जाने का दुखड़ा नहीं होना चाहिए। यहाँ आर्थर यंग जो
एक आप देख रहे हैं, उन्होंने फ्रांस की जो यात्रा का विस्तृत वृत्तांत दिया है, उसमें वह कहना चाहता है कि जो बेचारे गुलाम थे, उनकी जो कुलीन थे व्यक्ति, उनकी सेवा में लगे हुए थे और वो कराह रहे थे, रो रहे थे, लेकिन उस समय भी वो लोग जो कुलीन वर्ग थे बड़े चाव से भोजन को खा रहे थे या उड़ा रहे थे और उनसे सेवा करा रहे थे। लेकिन जैसे ही फ्रांस की क्रांति में जो विस्फोट होता है, तो लोग वो अपनी बेटी और बेटे का जो उन लोगों ने अपहरण कर लिया और गला रेत दिया, उसका दुखड़ा, मतलब उसके लिए वो लोग समाज में ये बात कहने लगे कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, ऐसा हो रहा है, हमारे बेटी का अपहरण किया गया, हमारे बेटे का अपहरण किया गया। तो इस आर्थर जो यंग नाम के अंग्रेज हैं, उन्होंने यह बात कही कि तब क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों लोग रो रहे हैं। जब लोग मर रहे थे, खाने के लिए लाले पड़े थे, उन्हें दंगे के दौरान अपनी बेटी के अपहरण या बेटे का गला रेत दिए जाने का दुखड़ा नहीं रोना चाहिए। ये आर्थर यंग नाम जो एक अंग्रेज थे, उनका ये संदेश है कुलीन वर्ग के लोगों को लिए, जो अगर ये ऐसा न करते तो फ्रांस में क्रांति नहीं होती। यहाँ आप ये देख रहे हैं कि यहाँ यंग क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, गुलामों से उनका क्या आशय है, वह किसकी आलोचना कर रहे हैं, सन 1787 ईस्वी में उन्हें किन खतरों का आभास होता है। जो यंग आर्थर हैं, उनको यह 1787 ईस्वी में खतरों का आभास हो गया था कि जिस तरह से हमारा समाज 3 स्टेट्स में बटा हुआ है और जो सबसे नीचे पायदान पर व्यक्ति है उसके साथ घोर अन्याय हो रहा है। निश्चित रूप से यह कभी जो है विस्फोट होगा और उस विस्फोट का कारण बड़ा ही भयंकर होगा। यहाँ यंग आर्थर यह संदेश दे रहे हैं कि अन्याय पर आधारित है कोई भी सामाजिक व्यवस्था, चाहे वह कितनी भी मजबूत हो, कितनी भी शक्तिशाली हो और उसके सम्राट कितने भी शक्तिशाली हैं, उसकी सेनाएं कितनी भी शक्तिशाली हों, लेकिन वह ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी और बल्कि इसका परिणाम जो शोषकों के लिए विनाशकारी हो सकते हैं, जो शोषण कर रहे हैं उनके लिए विनाशकारी हो सकते हैं। उनके द्वारा जो वर्णित समाज बनाया गया है, जैसे दास, किसान, नौकर, भूमिहीन, बटाईदार, जो उस समय फ्रांसीसी समाज के वंचित वर्ग थे, वह संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था और विशेषकर कुलीनों और पुरोहितों की आलोचना कर रहे हैं। उनके द्वारा महसूस किया गया खतरा अमीरों और उनके परिवारों पर वंचित वर्गों की ही हिंसा है। आर्थर यंग नाम की जो अंग्रेज थे, उनको आभास हो गया था कि एक दिन ऐसा होगा कि जो फ्रांसीसी समाज है, जो उसके गुलाम हैं, दास हैं, नौकर हैं, किसान हैं, वो निश्चित रूप से एक दिन विस्फोट करेंगे, अन्याय के विरोध में वो आगे आएंगे और उनको आप तब नहीं रोक सकते जब वो हिंसक हो जाएंगे। यही संदेश जो है ये देने की कोशिश कर रहे हैं और गुलामों से उनका आशय यह है कि जो तीसरे स्टेट के सबसे नीचे पायदान पर किसान, मजदूर और जो व्यक्ति दास थे, ये थे और भूमिहीन थे और नौकर थे। यहाँ आप ये देखते हैं कि क्रांति की शुरुआत कैसे होती है। पिछले भाग में आप देख चुके हैं कि किन कारणों से लुई 16वें ने कर बढ़ा दिए थे। अभी आपने देखा कि लुई 16वें ने कैसे कर बढ़ा दिया। क्या आप सोच सकते हैं कि उसने ऐसा कैसे किया होगा? प्राचीन राजतंत्र की तरह फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था। जो प्राचीन सम्राट था वो अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था। इसके लिए उसे स्टेटस जनरल प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलाकर नए करों के अपने प्रस्ताव पर मंजूरी लेनी पड़ती थी। स्टेटस जनरल एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों स्टेट अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे, लेकिन सम्राट ही यह निर्णय करता था। इस संस्था की बैठक कब बुलाई जाए, इसकी अंतिम बैठक सन 1614 ईस्वी में बुलाई गई थी। अभी आप लोगों ने देखा कि कोई भी
राजतंत्र अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था। फ्रांसीसी सम्राट लुई 16वें ने 5 मई 1789 ईस्वी को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए स्टेटस जनरल की बैठक बुलाई। प्रतिनिधियों की मेजबानी के लिए वर्साय के एक आलीशान भवन को सजाया गया। पहले और दूसरे स्टेट ने इस बैठक में अपने 300 प्रतिनिधि भेजे जो आमने सामने की कतारों में बिठाए गए। तीसरे स्टेट के 600 प्रतिनिधि उनके पीछे खड़े किए गए। जो लोग पहले और दूसरी स्टेटस के व्यक्ति थे या प्रतिनिधि थे वो पहले आगे खड़े हुए, तीसरे स्टेट के लोग जो थे वो पीछे खड़े किए गए, जिनकी संख्या 600 थे। तीसरे स्टेट का प्रतिनिधित्व इसके अपेक्षाकृत समृद्ध एवं शिक्षित वर्ग कर रहे थे। जो शिक्षित वर्ग था वो कर रहे थे। किसानों, औरतों एवं कारीगरों का सभा में प्रवेश वर्जित था। उनको प्रवेश निषेध किया गया, उनको वहां नहीं जाने दिया। फिर भी लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायतों एवं मांगों की सूची बनाई गई, जिसे प्रतिनिधि अपने साथ लेकर आए थे। स्टेटस जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत, एक वोट का अधिकार था। इस बार भी लुई 16वें ने इसी प्रथा का पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था, परंतु तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने मांग रखी कि अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए, वोट देना चाहिए, जिसमें प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा। यह एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था, जिसे मिसाल के तौर पर रूसों ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत किया था। जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि विरोध जताते हुए सभा से बाहर चले गए। जब सम्राट ने इसका विरोध किया और उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वहां के जो तीसरे स्टेट के लोग, 600 लोग थे, वो बाहर चले गए इसका विरोध करते हुए। तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे। 20 जून को ये प्रतिनिधि वर्साय के इंडोर टेनिस में जमा हुए। उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं किया जाएगा तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। उनका नेतृत्व मिराबियो और आबे सीए ने किया। मिराबियो का जन्म कुलीन परिवार में हुआ था, लेकिन वह सामंती विशेषाधिकारों वाले समाज को खत्म करने की जरूरत से सहमत था। उसने एक पत्रिका निकाली और वर्साय में जुटी भीड़ के समक्ष जोरदार भाषण भी दिए। आबे सीए मूलतः पादरी था और उसने तीसरा स्टेट क्या है शीर्षक से एक अत्यंत प्रभावशाली प्रचार पुस्तिका पंपलेट भी लिखा। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं जिसको आप देख सकते हैं। जैसे सन 1774 ईस्वी में लुई 16वां फ्रांस का राजा बनता है। सरकारी खजाना खाली हो चुका है और प्राचीन राजतंत्र के समाज में असंतोष गहराता जा रहा है। निश्चित रूप से जब समाज में सरकारी खजाना खाली हो जाता है तो असंतोष गहराता जाता है। 1789 ईस्वी में स्टेटस जनरल का आह्वान तृतीय स्टेट नेशनल असेंबली का गठन करता है। बास्तिल पर हमला, देहात में किसानों का विद्रोह। बास्तिल जो किला है उस पर हमला हो जाता है और गांव में किसानों का विद्रोह हो जाता है। 1791 ईस्वी में सम्राट की शक्तियों पर अंकुश लगाने और सभी मनुष्यों को मूलभूत अधिकार प्रदान करने के लिए संविधान बनाया जाता है। 1792 ईस्वी से 93 ईस्वी फ्रांस गणराज्य बनता है। सिर काट कर राजा को मार दिया जाता है। जैकोबिन गणराज्य का पतन, फ्रांस पर डायरेक्टरी का शासन। 1804 ईस्वी नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बनता है, यूरोप की विशाल भूभाग पर कब्जा कर लेता है। 1815 ईस्वी में वाटरलू में नेपोलियन की हार। यहाँ क्रियाकलाप है। तृतीय स्टेट के प्रतिनिधि मध्य में एक मेज पर खड़े असेंबली अध्यक्ष बेली की ओर हाथ उठाकर शपथ लेते हैं। क्या आप मानते हैं कि उस समय बेली निर्वाचित प्रतिनिधियों की ओर पीठ करके खड़ा रहा होगा? बेली को इस तरह दर्शाने, जो चित्र अभी आपको दिखाएंगे चित्र 5 में, कि पीछे डेविड का क्या इरादा, जो चित्रकार हैं उनका क्या इरादा है,
ये चित्र आप देख रहे हैं टेनिस कोर्ट है, जहां की एक विशाल पेंटिंग के लिए जॉक लुई डेविड द्वारा बनाया गया शुरुआती रेखांकन। यह तस्वीर नेशनल असेंबली में लगाई जानी थी और इसका ये कहने का आशय क्या है, डेविड का यहाँ चित्र के माध्यम से वो क्या कहना चाहते हैं। हालांकि ये कोई वास्तविक घटना के दौरान की बात नहीं है। वास्तव में डेविड वेली अपनी पीठ के पीछे इकट्ठे हुए कर्तव्यों के साथ खड़ा नहीं होता है। वास्तव में चित्रकार यह दिखाने की कोशिश कर रहा था कि 1789 ईस्वी की क्रांति के बाद 1791 में बने संविधान ने किसानों, श्रमिकों और महिलाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने के बजाय उनसे मोह मोड़ लिया था। यहाँ डेविड जो चित्रकार हैं वह यह दिखाना चाहते हैं कि फ्रांस की जो 1789 ईस्वी में क्रांति हुई और उसके अनुसार जो जनता चाह रही थी कि 1791 ईस्वी में उसमें ढेर सारा परिवर्तन होगा और किसानों, मजदूरों, कामगारों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन यह ऐसा नहीं हुआ। इसके बजाय उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के, उनकी इच्छाओं को पूरा करने के बजाय उनसे मोह मोड़ लिया गया। आदमी और नागरिक के अधिकारों की घोषणा के बावजूद वोट देने और चुनाव के खड़े होने के लिए अमीर और संपन्न वर्ग के पास रहा। जो धन था, जो पैसा था, रुपया था, वह अमीरों के पास ही रहा। अन्य सिर्फ निष्क्रिय नागरिक थे। जो अन्य लोग थे वो निष्क्रिय नागरिक थे। और वोट देने का उन लोगों ने ये सोचा था, उनकी सबसे बड़ी मांग थी कि हमको वोट देने का अधिकार मिले, जिसके लिए लुई सुलहमे ने स्वीकार नहीं किया था, जिसके लिए क्रांति हुई थी, जिसके लिए उन लोगों ने जो स्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई गई थी, उस बैठक में यहाँ जो तीसरे स्टेट्स के लोग थे जिन्होंने विरोध जताते हुए सभा से बाहर हो गए थे और वो बाहर चले गए थे। और यहाँ जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी, पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था। कड़ाके की ठंड के कारण फसल मारी गई थी और पारोटी की कीमतें आसमान छू रही थी। बेकरी मालिक स्थिति का फायदा उठाते हुए जमाखोरी में जुटे हुए थे। बेकरी की दुकानों पर घंटों के इंतजार के बाद गुस्साई औरतों की भीड़ ने दुकान पर धावा बोल दिया। दूसरी तरफ सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दिया था। क्रुद्ध भीड़ ने 14 जुलाई को बास्तिल पर धावा बोलकर उसे नेस्तनाबूद कर दिया, मतलब गिरा दिया, ढहा दिया। देहाती इलाकों में गांव-गांव यह अफवाह फैल गई कि जागीरों के मालिकों ने भाड़े पर लठैतों, लुटेरों के गिरोह बुला लिए हैं जो पकी फसलों को तबाह करने निकल पड़े हैं। कई जिलों में भय से आक्रांत होकर किसानों ने कुदालों और बेलचों से ग्रामीणों किलों पर आक्रमण कर दिए। बेलचा, जिससे आप देखते हैं कि गिट्टी उट्टी गिराई जाती है, उसको बेलचा कहते हैं। कुदाल तो आप जानते हैं जिससे खेती की जाती है। उन्होंने अन्न भंडारों को लूट लिया और लगान संबंधी दस्तावेजों को जलाकर राख कर दिया। कुलीन बड़ी संख्या में अपनी जागीरें छोड़कर भाग गए। बहुतों ने तो पड़ोसी देशों में जाकर के शरण ली। अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान करके लुई सुलहमे ने अंततः नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और यह भी मान लिया कि उसकी सत्ता पर अब से संविधान का अंकुश होगा। 4 अगस्त 1789 ईस्वी की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित किया। पादरी वर्ग के लोगों को भी अपने विशेषाधिकारों को छोड़ देने के लिए विवश किया गया। जो पादरी थे, जो धार्मिक थे, धार्मिक कर समाप्त कर दिया गया और चर्च के स्वामित्व वाली भूमि जब्त कर ली गई। इस प्रकार कम से कम 20 अरब लिब्रे की संपत्ति सरकार के हाथ में आ गई। भय की लहर प्रसार। इस मानचित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं कि कैसे मानचित्र किस तरह किसानों के जत्थे एक जगह से दूसरी जगह फैलते जा रहे थे। यहाँ इस चित्र के माध्यम से भी आप देख सकते हैं, यहाँ अब फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। अभी राजतंत्र था, अब संवैधानिक राजतंत्र बन गया और जो संविधान के अनुसार चलेगा। नेशनल असेंबली ने सन 1791 ईस्वी में संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया। इसका मुख्य उद्देश्य था
सम्राट की शक्तियों को सीमित करना, जो सम्राट की शक्तियां थीं उसको सीमित करना, कम करना, एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत होने के बजाय अब इन शक्तियों को विभिन्न संस्थाओं, विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका में विभाजित एवं हस्तांतरित कर दिया गया। अभी तक सिर्फ सम्राट के हाथ में शक्तियां होती थी। जो भी कानून बनाए जाते थे, जो भी कर लगाए जाते थे, वो सब सम्राट के द्वारा किया जाता था। लेकिन यह एक व्यक्ति के पास न होकर के इन शक्तियों को विभिन्न संस्थाओं, विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका में बांट दिया गया। यहाँ चित्र 7 दिखाता है कि नई राजनीतिक व्यवस्था कैसे काम करती थी। आइए हम जानें कि नई जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो कैसे काम करती थी और उसके विषय में थोड़ा जान लें। यहाँ जो निष्क्रिय नागरिक दिखाए गए हैं, जिनको मताधिकार प्राप्त नहीं था, लगभग 30 लाख, उनकी आबादी लगभग 30 लाख थी, जिसमें पुरुष, महिलाएं, बच्चे और 25 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को मताधिकार प्राप्त नहीं था। ये व्यक्ति जो है वोट नहीं दे सकते थे, वो मत का प्रयोग नहीं कर सकते थे। और जो सक्रिय नागरिक थे, जिनकी संख्या 2.8 करोड़ की जनसंख्या में लगभग थी, और लेकिन 40 लाख लोग जो सक्रिय नागरिक थे, वो 40 लाख थे। और जैसे वो वोट दे करके, वो मत दे करके निर्वाचक, जिनकी संख्या 50,000 थी पुरुष, एक नेशनल असेंबली के व्यक्तियों को, जिनकी संख्या 745 थी, चुनते थे। लेकिन ये विधायिका थी और नेशनल असेंबली में सम्राट का नियंत्रण नहीं था, जबकि जो नेशनल असेंबली थी वो सम्राट को नियंत्रण कर सकती थी और नियंत्रण करती थी। और उसी प्रकार नेशनल असेंबली जो था वो मंत्री का भी वो नियंत्रण करती थी, मंत्री भी उसके अधिकार में था। और यहाँ जो सक्रिय नागरिक थे वो चुन करके एक न्यायाधीश, न्यायपालिका में एक न्यायाधीश को चुनते थे। 1791 ईस्वी के संविधान के अंतर्गत राजनीतिक व्यवस्था आपने देखा। सन 1791 ईस्वी के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया। नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। सर्वप्रथम नागरिक एक निर्वाचक समूह का चुनाव करते थे, जो पुनः असेंबली के सदस्यों को चुनते थे। सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं था। पहले भी आपने देखा, 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले केवल ऐसे पुरुषों को ही सक्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। शेष पुरुषों और महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक के रूप में वर्गीकृत किया गया था। निर्वाचक की योग्यता प्राप्त करने तथा असेंबली का सदस्य होने के लिए लोगों का करदाताओं की उच्चतम श्रेणी में होना जरूरी था। चित्र 8 में जो आप देख रहे हैं कि पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का सन 1790 ईस्वी में ले बारबिये द्वारा बनाया गया चित्र, दाईं ओर की आकृति, दाईं ओर की जो आकृति है फ्रांस को निरूपित करती है और बाईं ओर की कानून को निरूपित करती है। संविधान पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ था। जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और कानूनी बराबरी के अधिकार को नैसर्गिक एवं अहरणीय अधिकार के रूप में स्थापित किया गया, अर्थात ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्मना प्राप्त थे और इन अधिकारों को छीना नहीं जा सकता। राज्य का यह कर्तव्य माना गया कि वह प्रत्येक नागरिक के नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करे। यहाँ आप ये देखते हैं कि पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र क्या था। पुरुष और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र, आदमी स्वतंत्र पैदा होते हैं, स्वतंत्र रहते हैं और उनके अधिकार समान होते हैं। प्रत्येक हरेक राजनीतिक संगठन का लक्ष्य आदमी की नैसर्गिक एवं अहरणीय अधिकारों को संरक्षित रखना है। ये अधिकार हैं स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा एवं शोषण के प्रतिरोध का अधिकार। समग्र संप्रभुता का स्रोत राज्य में निहित है। कोई भी समूह या व्यक्ति ऐसा अनाधिकार प्रयोग नहीं करेगा जिसे जनता की सत्ता की स्वीकृति न मिली हो। स्वतंत्रता का आशय ऐसे काम करने की शक्ति से है जो औरों के लिए नुकसानदेह न हो। समाज के लिए किसी भी हानिकारक कृत्य पर पाबंदी लगाने का अधिकार कानून के पास है।
छठा था कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है, सभी नागरिकों को व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से इसके निर्माण में भाग लेने का अधिकार है। कानून की नजर में सभी नागरिक समान हैं। सातवां, कानून सम्मत प्रक्रिया के बाहर किसी भी व्यक्ति को न तो दोषी ठहराया जा सकता है और न ही गिरफ्तार अथवा नज़रबंद किया जा सकता है। नज़रबंद का मतलब किसी कमरे में, उसके महल में या उसके आवास पे बंद कर दिया जाए, वहाँ पुलिस का पहरा लगा दिया जाए। प्रत्येक नागरिक बोलने, लिखने और छापने के लिए आज़ाद है, लेकिन कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत ऐसी स्वतंत्रता के दुरुपयोग की जिम्मेदारी भी उसी की होगी। सार्वजनिक सेना तथा प्रशासन के खर्चे चलाने के लिए एक सामान्य कर लगाना अपरिहार्य है। सभी नागरिकों पर उनकी आय के अनुसार समान रूप से कर लगाया जाना चाहिए। चूंकि संपत्ति का अधिकार एक पावन एवं अनुल्लंघनीय अधिकार है, अतः किसी भी व्यक्ति को इससे वंचित नहीं किया जा सकता जब तक कि वह विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत सार्वजनिक आवश्यकता के लिए संपत्ति का अधिग्रहण करना आवश्यक न हो। ऐसे मामलों में अग्रिम मुआवजा जरूर दिया जाना चाहिए। यहाँ स्रोत ख में दिखाया गया है, क्रांतिकारी पत्रकार जॉन पॉल मरा ने अपने अखबार लामी द पीपल, जनता का मित्र में नेशनल असेंबली द्वारा तैयार किए गए संविधान पर यह टिप्पणी की थी, जनता के प्रतिनिधित्व का कार्यभार अमीरों को सौंप दिया गया। गरीबों और शोषितों की दशा केवल शांतिपूर्ण तरीकों से कभी नहीं सुधर सकती। यह इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि धनाढ्य वर्ग कानूनों को कैसे प्रभावित करता है। फिर भी ये कानून तभी तक चलेंगे जब तक लोग इन्हें मानेंगे। जिस तरह उन्होंने कुलीनों द्वारा लादे गए जुए को उतार फेंका है, एक दिन वही हश्र अमीरों का करेंगे। ये समाचार लामी द पीपल से उद्धृत है। यह वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे पार्ट 2 में। तब तक के लिए गुड बाय।